Good morning, students. Today we will be starting with the new chapter of your biology syllabus, that is chapter number 17, breathing and exchange of gases. In the last lecture we have already completed chapter number 16 and I have provided you notes to the same as well. Okay, so today we will be starting the new chapter, breathing and exchange of gases. Okay, so about this topic you must be having some previous knowledge, since you have studied these topics in your previous class as well. That is, you have studied these topics in the chapter of life processes. Okay, so we will be discussing it in a little bit detail because it demands so in the syllabus. Okay, सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, इस चैप्टर में हमको बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स और उससे रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिना और डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में हमको स्टडी करना है. ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो शायद लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैंने पूछा होगा आप लोगों से कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं जनरली कि ब्रीद इन करना और रेस्पिरेशन करना एक ही चीज़ है. ठीक है, और दोनों टर्म्स को हम लोग सिनोनिमसली जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों जो है दो डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लियर आप लोगों को डेफिनेशन दूँ, ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है वो सिंपली है इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है. ठीक है, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाती है हमारे बॉडी के अंदर, उसका एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. ठीक है, तो ब्रीदिंग जो है वो सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ठीक है, अब बात आती है रेस्पिरेशन पे. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, तो ब्रीदिंग एक डिफरेंट चीज़ है और रेस्पिरेशन दूसरी चीज़ है, बट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता. ठीक है, तो इस तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग फिनोमिना ज़रूर हैं लेकिन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है, तो अगर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ करें तो सबसे पहले ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, और रेस्पिरेशन में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट.
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी द ग्लूकोज। ठीक है। नाउ थर्ड जो डिफरेंस दोनों के बीच में आता है कि ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, सो नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन जो है इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और चौथा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आता है कि ब्रीदिंग जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। ठीक है। ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के बाहर होता है। ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज एन इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस मतलब दिस प्रोसेस will take place within the cell itself. Okay, so these are the basic differences between breathing and respiration. All of you will have to note these differences down, but ऐसा नहीं जैसे मैंने लिखा है, you will have to write them in complete sentences, not like me. You have to note them down in proper and complete sentences. Okay, so now that we know the difference between breathing and respiration, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जहाँ पर मैकेनिज़्म जो है वो मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, कुछ वर्जन्स या कुछ डिविएशंस के साथ में। लेकिन जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसमें हमको वेरिएशंस काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस है, तो वो मोर और लेस सेम ही रहता है। ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होने की वजह से उनका ब्रीद करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कैसे होता है, चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये देखें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है वो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है, यानी कि ब्रीदिंग जो है इट विल टेक प्लेस फ्रॉम होल बॉडी सरफेस। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली स्पॉन्जेस जो होते हैं, ठीक है, दे ब्रीद विद देयर होल बॉडी सरफेस। अब ये मत बोलना कि स्पॉन्जेस क्या है, नहीं पता, क्योंकि क्लास 9th में हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। सेकंड, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रैकिया के हेल्प से ब्रीद करते हैं। ठीक है। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप के हेल्प से ब्रीद करते हैं। इस कैटेगरी में जनरली आते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है। फिर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कंप्लीटली स्किन के हेल्प से ब्रीद इन करता है, दैट इज द अर्थवॉर्म। एंड then again there are higher organisms which have respiratory systems such as for example जैसे कुछ aquatic fishes होते हैं। ठीक है। fishes जो होते हैं वो किसके हेल्प से ब्रीद इन करते हैं, they breathe in with the help of gills, है ना। ठीक है। and then finally there are higher organisms which have proper respiratory systems। तो उस कैटेगरी में हायर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मैमल्स हैं वो आ जाते हैं, which includes the human beings as well, है ना।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हेल्प से मैमल्स ब्रीद इन करते हैं, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस वी हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर। सो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन करते हैं हम लोग। ठीक है, we will do this with the help of the diagram. Okay, so this over here I have drawn the structure of the human respiratory system. One by one I will be labeling different parts of the human respiratory system. ठीक है, human respiratory system जो है उसके बहुत सारे different parts होते हैं. ठीक है, अब पहला part क्या होता है? पहला part होता है nostril. nostril के बाद होता है nasal passage. After that we are having the pharynx, we are having the larynx,
we have the trachea, we have the bronchi, we have the alveoli, and these, the bronchi and the alveoli, they together are present within the lungs, and then we are finally having the diaphragm. Okay, so these are the various parts of the human respiratory system. ठीक है, one by one we will be labeling them. ठीक, this part over here or the part we can see in our nose. ठीक है, हमारा जो नोज़ होता है, नोज़ में ओपनिंग होती है. ठीक है, हमारे नोज़ की जो ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज़ नोन एज द नॉस्ट्रल. ठीक है, नॉस्ट्रल को हम लोग दूसरे टर्मिनोलॉजी में एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं. आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एक्सटर्नल नेयर्स. ठीक है, तो एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स जो हैं, दे आर द ओपनिंग ऑफ द नोज थ्रू विच वी आर इनहेलिंग द एयर. ठीक है, अब ये जो नॉस्ट्रल होता है, नॉस्ट्रल सिर्फ ओपनिंग है, उसके अंदर में जो खाली स्पेस होता है, जो चैनल या पैसेज होता है, दैट इज़ नोन एज द नेज़ल पैसेज. ठीक है, अब ये जो नेज़ल पैसेज होता है, इसमें दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में जो है एक सेप्टम होता है, एक पार्टीशन होता है. ठीक है, तो वो सेप्टम या वो जो पार्टीशन है, वो नॉस्ट्रल्स को या नेज़ल पैसेज को दो पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. इस तरीके से सेप्टम की वजह से हमारे जो नेज़ल पैसेज होते हैं, वो दो नेज़ल पैसेज होते हैं. ठीक है, अब नेज़ल पैसेज जो है, उसको भी हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर. ठीक है, तो लोअर नेज़ल पैसेज, मिडिल नेज़ल पैसेज एंड अपर नेज़ल पैसेज, तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो लोअर, मिडिल और अपर, इन तीनों पैसेजेस का भी कुछ कुछ फंक्शन है. जो मिडिल नेज़ल पैसेज होता है, वहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, नेज़ल हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये नेज़ल हेयर जो है, ये क्या करते हैं, हवा के साथ आने वाली जो धूल या गंदगी है, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं. ठीक है, मिडिल नेज़ल पैसेज में ही कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और जो सीबम या जो ऑयल है उसको प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट वो पैसेज जो है वो जनरली मॉइस्ट रहे. ठीक है, उसके अलावा जो अपर नेज़ल पैसेज है, अपर नेज़ल पैसेज में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हवा को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए. मतलब जो भी हवा आ रही है वो ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर. ठीक है, तो अगर ठंडी हवा आ रही है तो उसको गर्म करना, और अगर गर्म हवा आ रही है तो उसको ठंडा करना. मतलब कि हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट करने का काम जो है वो अपर नेज़ल पैसेज करता है. ठीक है, अब नेज़ल पैसेज के बाद में नेक्स्ट आता है फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स हमको सबको पता है कि वो जगह होती है जहाँ पे हमारा नेज़ल पैसेज और हमारी बक्कल कैविटी दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो जिस जगह पे नेज़ल पैसेज और बक्कल कैविटी एक दूसरे को ज्वाइन करती है, दैट पार्ट इज़ द फेरिंग. सो आई शैल डू द नंबरिंग फर्स्ट. Okay, like this I'll be doing the numbering. So this over here is the what nostril, this is the nasal passage, this over here is the pharynx. ठीक है, तो फेरिंग्स जहाँ पर होता है वहाँ पे बक्कल कैविटी और हमारी नेज़ल पैसेज दोनों आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो है कभी भी आप लोगों ने खुद से ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं, आई डोंट नो, जो आपका माउथ होता है, माउथ के एकदम टर्मिनल एंड पे, बक्कल कैविटी के एकदम टर्मिनल एंड पे, कभी आप लोग मुंह को पूरा खोल करके आईने में अगर मिरर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटा सा यू शेप का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, क्या रहेगा, ऐसा यू शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओव्यूला. ओके, और इट इज ऑल्सो नोन एज द एपिग्लॉटिस.
इट इज़ नोन एज द ओव्यूला और द एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये जो ओव्यूला या एपिग्लॉटिस रहता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जनरली क्या होता है कि ये जो फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स पे ही हमारा जो फूड पाइप या हमारा जो ईसोफेगस है वो भी ओपन होता है। ठीक है, और हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है यानी कि लैरिंग्स और ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, ये भी एक ही जगह पे ओपन होता है फेरिंग्स में। तो गड़बड़ हो सकती है कि खाने की चीज़ जो है वो हमारे लंग्स में चली जाए और जो हवा है वो हमारे पेट में चली जाए। हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये एपिग्लॉटिस यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब कभी भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खा करके निगलने वाले होते हैं, तब ये एपिग्लॉटिस जो है ये बंद हो जाता है, मतलब ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ करके हमारा जो ट्रैकिया है, ठीक है, हमारा जो ट्रैकिया है या फिर ये बोलना चाहिए हमारा जो नेज़ल पैसेज है, नेज़ल पैसेज को कवर कर देता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जब नेज़ल पैसेज को फेरिंग्स पर कवर कर देता है तो उससे क्या होता है, खाना जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा करके हमारे ईसोफेगस से होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाता है। ठीक है, सो एपिग्लॉटिस एंश्योर्स कि हवा पेट में ना जाए और खाना जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। ठीक है, इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स कहाँ पर होगा? लैरिंग्स यहाँ पर होगा। ठीक है, अब लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स जो है दैट इज़ आवर वॉइस बॉक्स। ठीक है, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हवा के बगैर हमारा बात कर पाना मुश्किल है। ठीक है, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं बिना हवा के, इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, लैरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो है दैट इज़ आवर विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ होता है और ट्रैकिया जो है उसके चारों तरफ कार्टिलेज से बने हुए इस तरीके के रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं उनका काम होता है ट्रैकिया को सपोर्ट करना, सो दैट कि अगर हवा के एब्सेंस में, क्योंकि ट्रैकिया सॉफ्ट टिश्यू होता है तो हवा के एब्सेंस में जो है ट्रैकिया कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है। तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के बाद नेक्स्ट वी आर हैविंग द ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ट्रैकिया जो है थोड़े समय बाद आगे जा कर के दो पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, दो इसके ब्रांचेस बन जाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ब्रांचेस हैं दीज आर द ब्रोंकाई। ओके, दीज ब्रांचेस ओवर हियर आर द ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट लंग को एंटर करती है और राइट ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग को एंटर करती है। तो ब्रोंकाई का काम क्या है? ब्रोंकाई का काम होता है एयर को लंग्स तक कन्वे करना, लंग्स तक लेकर के जाना। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, आगे चल के इसके बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं वो बन जाते हैं। दीज ब्रांचेस, ओके, दीज ब्रांचेस आर नोन एज द ब्रोंकियोल्स। The branches of the bronchi are known as the bronchioles। ठीक है, और bronchioles जो है बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, बहुत फाइन ब्रांचेस होते हैं। ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकियोल्स के एंड पे हमको क्लस्टर में यानी कि गुच्छे में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर नोन एज द एल्वियोलाई। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर नोन एज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो साइट है जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैस जो है होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई और ये जो एल्वियोलाई है कहाँ पर होता है? ये होता है लंग्स में। सो दीज ओवर हियर दीज आर द लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर में होता है ब्रोंकाई और एल्वियोलाई। ठीक है, तो लंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लंग्स जो है पिंकिश ग्रेइश ऑर्गन होते हैं, क्वाइट लार्ज दे आर। ठीक है, थोड़े से कोनिकल होते हैं ऊपर की तरफ से। ठीक है, और इनके अंदर जो है बहुत सारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फिल्ड अप रहता है। ठीक है, उसके अलावा लंग्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? ऑब्वियसली दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स जो हैं बाहर की तरफ से
दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। लंग्स बाहर की तरफ से आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। दीज मेम्ब्रेन्स आर नोन एज द प्लूरा। ठीक है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, मेम्ब्रेन्स को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरा है, और ये इनर प्लूरा है। तो आउटर और इनर प्लूरा के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज द इनर प्लूरा, दिस इज द आउटर प्लूरा, तो इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। दिस फ्लूइड इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, दिस फ्लूइड इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? प्लूरल फ्लूइड का काम है कि ब्रीदिंग और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के टाइम पे क्या है, लंग्स जो है थोड़े बहुत एक्सपैंड और रिलैक्स करते हैं, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन होना पॉसिबल है। ठीक है, फ्रिक्शन होता ही है, तो फ्रिक्शन से होने वाले वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को। तो प्लूरल कैविटी क्या, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन से होने वाला जो वियर एंड टीयर है उसको मिनिमाइज करता है, और लंग्स को फ्रिक्शन के एक्शन से बचाने का काम कौन करता है? प्लूरल फ्लूइड करता है। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज़ द डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है एक मस्क्यूलर डोम शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर डोम शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, और डायफ्राम जो है वो लंग्स के क्लोज एसोसिएशन में रहता है, लंग्स से चिपका हुआ रहता है, और डायफ्राम जो है वो हमको ब्रीद इन या ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप दैट दिस डायग्राम एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होगा तो you can definitely ask me. Thank you.